पूर्व सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 17। वरदान धीरे से पीछे हटा। उसकी नजरों में अब भी वही नशा था जो वर्तिका को अंदर तक पिघला रहा था। उसने वर्तिका की कलाई को सहलाया जहां उसकी उंगलियों की पकड़ अब भी एक मीठे दर्द की तरह महसूस हो रही थी। हक, वरदान ने बहुत धीमी आवाज में दोहराया, जैसे वह इस शब्द का स्वाद चख रहा हो। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने लिटिल रैबिट। वर्तिका ने अपनी नजरों को झुकने नहीं दिया था। उसने अपनी पलकें उठाई और सीधे वरदान के उन तीखे नैन नक्शों में देखा जिनमें अब भी रात के उस तूफान का असर बाकी था। उसने अपनी कलाई को वरदान की पकड़ से छुड़ाया नहीं, बल्कि उसकी उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां और कस ली थीं। हाँ, वर्तिका की आवाज में एक ऐसी खनक थी जो वरदान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह एक भोली लड़की की आवाज नहीं, बल्कि एक अधिकार जताने वाली पत्नी की पुकार थी। सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है आप पर। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे वरदान के सीने की बटन वाली पट्टी उसकी नाक से टकराने लगी थी। हमें बचपन से ही अपनी पसंदीदा चीजें किसी के साथ बांटना पसंद नहीं है। हमने आस्था को भी कभी कोई और सहेली नहीं बनाने दी, क्योंकि हमें अपनी जगह किसी और को देखना गवारा नहीं था। वरदान की एक बो हैरानी से ऊपर उठी। उसकी लिटिल रैबिट इतनी पजेसिव हो सकती है, यह उसके लिए बिल्कुल नया था। वर्तिका ने उसकी शर्ट का कोना अपनी मुट्ठी में भींच लिया और लगभग फुसफुसाते हुए लेकिन कड़क आवाज में कहा, तो आप तो हमारे पति हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। और अगली बार अगर उस चुड़ैल भाविका ने आपकी तरफ नजरें उठाकर भी देखा ना, तो मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर बैठूंगी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और वरदान को चेतावनी देते हुए कहा, तो ध्यान रखिएगा, फिर ये मत कहिएगा कि आपकी जिद्दी सेक्रेटरी ने आपको बताया नहीं था। हमारा पारा चढ़ा तो फिर हम कुर्सी टेबल नहीं देखते। वरदान के चेहरे पर एक जानलेवा और गहरी मुस्कान फैल गई थी। उसने वर्तिका की कमर के घेरे को और छोटा कर दिया, जिससे वे पूरी तरह उसके सीने से जा चिपकी थी। धमकी दे रही हो अपने सीएम को? वरदान की आवाज अब और भी मखमली और भारी हो गई थी। वर्तिका कुछ पल उसे उसी तरह घूरती रही, जैसे उसकी हर बात का जवाब सोच समझ कर देना चाहती हो। फिर अचानक उसकी आंखें चमकी, जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हम कैसे सीएम को धमकी दे सकते हैं? अब तो आप एक्स सीएम हैं। उसने धीरे से कहा, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खोल रही हो। वरदान ने अपनी आईब्रो रेस करते हुए उसे देखा, पर वर्तिका तो अपनी ही धुन में थी। सचिवालय की कुर्सी खाली है, राष्ट्रपति शासन लगा है, जनता सड़कों पर है। वर्तिका उंगलियों पर गिनाते हुए बोल रही थी, और अब कैसे? वह रुक गई थी। वरदान झुककर उसके और करीब आ गया। उसकी सांसें फिर से उसके चेहरे को छूने लगी थीं। क्या? वरदान ने धीमे से पूछा। वर्तिका ने होठ काटे जैसे सोच रही हो, फिर अचानक मासूमियत से बोली, आप सीएम नहीं रहे तो हम हनीमून के लिए मालदीव कैसे जाएंगे? मेरी गुल्लक में तो मैंने अपने लिए ही पैसे जोड़े थे। वर्तिका पूरी गंभीरता से बोल रही थी। अब आपकी सरकार भी चली गई, सरकारी नौकरी भी नहीं है, यहाँ तक कि आपकी कोई कपड़ों की दुकान भी नहीं। उसने उसकी शर्ट को हल्का सा भींच लिया। तो अब हम हनीमून पर कैसे जाएंगे? उसके इस सवाल पर कमरे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया था। फिर वरदान के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आया जैसे किसी ने उसे सबसे अजीब सवाल पूछ लिया हो। 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर वरदान हंस पड़ा था। पहली हल्की हंसी, फिर खुलकर, इतनी खुलकर के जितना शायद उसने बहुत सालों में नहीं हंसा था। वर्तिका उसे हैरानी से देखने लगी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? वरदान ने शांत होते हुए वर्तिका की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की और उसे और करीब खींचते हुए उसके कान के पास झुककर अपनी भारी आवाज में फुसफुसाया, हनीमून, मालदीव और गुल्लक। लिटिल रैबिट, तुम सच में इस दुनिया की सबसे अतरंगी लड़की हो। बाहर सूबे की राजनीति चल रही है, राष्ट्रपति शासन की तलवार लटकी है, और तुम्हें अपनी गुल्लक की फिक्र है। वर्तिका ने अपनी नाक सिकोड़ी और अपना चेहरा उसके सीने से थोड़ा हटाकर ऊपर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही भोलापन था। तो क्या हुआ? हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। जब आप मुख्यमंत्री थे तब तो रौब था, सरकारी गाड़ियां थी, रुतबा था। अब तो आप एक्स सीएम हैं। सचिवालय की कुर्सी पर तो धूल जम रही होगी और सत्यप्रकाश जी अपनी मिठाई बांट रहे हैं। अब ना सरकारी बंगला रहेगा ना वो रसूख, तो हमारी गुल्लक ही तो काम आएगी ना। पर उसमें मालदीव जितने पैसे नहीं हैं। शायद हम बस पास के किसी पार्क तक ही जा पाएं। वरदान ने उसे बड़े गौर से देखा। उसकी बातों में जो निस्वार्थ फिक्र थी, उसने वरदान के दिल के उस कोने को छू लिया जहाँ अब तक सिर्फ नफरत और कड़वाहट थी। उसे समझ आया कि वर्तिका को उसकी कुर्सी से नहीं, सिर्फ उससे मतलब है। वरदान ने गंभीर होते हुए पर आंखों में चमक के साथ बोला, तो तुम्हें लगता है कि वरदान सिंह शेखावत सिर्फ उस कुर्सी की वजह से ताकतवर है? तुम्हें लगता है कि मेरी सरकार चली गई तो मेरे पास तुम्हें मालदीव ले जाने के पैसे नहीं बचेंगे? उसने अपनी एक उंगली वर्तिका के होठों पर रखी और उसे दीवार की तरफ और करीब ढकेलते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो श्रीमती जी, वो कुर्सी मेरी मोहताज है, मैं उस कुर्सी का नहीं। रही बात सचिवालय की, तो याद रखना, शेर जब पीछे हटता है तो वो हारता नहीं, बल्कि एक बड़ी छलांग की तैयारी करता है। और मालदीव, तुम मालदीव की बात करती हो। अगर तुम जिद करो तो मैं पूरा आइलैंड खरीद कर तुम्हारी गुल्लक में डाल दूं।
वर्तिका ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और मासूमियत से पूछा, सच में? और आपके पास तो अब सरकारी नौकरी भी नहीं है, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं आप कुछ गलत काम तो नहीं करेंगे ना? वरदान अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। उसने अपना माथा वर्तिका के माथे से टिका दिया। उसकी हंसी अब एक गहरी और मखमली फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। वर्तिका की मासूमियत उसे इस कदर सुकून दे रही थी कि वह बाहर की सारी सियासी जंग भूल चुका था। गलत काम? वरदान ने दोहराया। उसकी आंखों में एक शरारती और गहरा नशा उतर आया था। उसने वर्तिका की कमर पर अपनी पकड़ और कस दी थी, जिससे वह लगभग उसके अंदर समा गई। गलत काम तो नहीं लिटिल रैबिट, पर हाँ, अपनी जिद्दी बीवी के साथ कुछ गलत गलत हरकतें जरूर करनी है। वो झुककर उसकी गर्दन पर प्यार की निशानियां देने लगा था। वर्तिका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसने घबराते हुए हक लाकर कहा, सर हमारा मतलब ये नहीं था। आप वरदान उसके और करीब झुका। उसके होठ वर्तिका के कांपते होठों को बस छूने ही वाले थे कि अचानक वरदान के फोन की तेज आवाज ने कमरे के उस जादुई और निजी पल को झटके में तोड़ दिया था। वरदान के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे इस वक्त दुनिया का कोई भी काम अपनी बीवी के साथ से बड़ा नहीं लग रहा था। उसने चिढ़कर साइड टेबल से फोन उठाया और स्क्रीन पर चमकता नाम देखा, सूर्य प्रताप सिंह शेखावत। वरदान ने गहरी सांस ली और फोन कान से लगाया। उसकी आवाज में वह प्यार नहीं, बल्कि वही पुरानी बर्फीली ठंडक थी। जी कहिए मिस्टर शेखावत, वरदान ने रूखेपन से कहा। दूसरी तरफ से सूर्य प्रताप जी की भारी आवाज आई, वरदान, हाई कमान तुमसे तुरंत मीटिंग करना चाहते हैं। पार्टी के कार्यालय पहुंचो, अभी के अभी। वरदान की आंखों में एक कड़वाहट उतर आई थी। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां अभी भी उसके नाम के नारे लग रहे थे। शायद आप भूल रहे हैं, मैं सीएम की कुर्सी छोड़ चुका हूँ। अब उस दफ्तर और उन फाइलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सत्ता छोड़ी है वरदान, पार्टी नहीं। सूर्य प्रताप जी ने थोड़ी तल्खी और सख्ती के साथ कहा, तुम अभी भी रिकॉर्ड पर पार्टी के एमएलए हो। हाईकमान के आदेश हैं, मीटिंग में आना जरूरी है। और याद रखना, ये सूबे के भविष्य का सवाल है। कॉल कट गई थी। वरदान ने फोन को बिस्तर पर पटक दिया और अपनी आंखें मूंद ली थीं। वरदान ने एक लंबी और गहरी सांस ली। अपनी शर्ट का ऊपर का बटन खोलते हुए वह कुछ सोच में डूबा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। वह समझ गया था कि ये मीटिंग यूं ही नहीं बुलाई गई है। हाईकमान का इस वक्त बुलाना मतलब सत्ता के गलियारों में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। उसने अपनी गर्दन घुमाई और वर्तिका को देखा, जो अभी भी उसकी गलत हरकतों वाली बात पर शर्माई हुई एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे की सुर्खी अभी भी कम नहीं हुई थी। वरदान उसके पास गया और उसके गालों पर बिखरी एक लट को कान के पीछे अड़ाते हुए बहुत संजीदगी से बोला, तैयार हो जाओ लिटिल रैबिट, मैं कार्यालय जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे माँ पापा के पास छोड़ दूंगा। वर्तिका के कान जैसे खड़े हो गए थे। उसने अपनी सिसकियों और डर के बीच ये उम्मीद ही नहीं की थी कि वरदान उसे उसके घर ले जाएगा। लेकिन वरदान ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा, शर्त वही है, तुम्हें छोड़ने जा रहा हूं तो शाम को तुम्हें मेरे साथ वापस यहीं आना होगा, समझी? वर्तिका ने जैसे ही घर और माँ पापा का नाम सुना, वह अपनी सारी शर्म और घबराहट भूल गई थी। उसके चेहरे पर वैसी ही मासूम और बड़ी सी मुस्कान आ गई थी, जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंदीदा टॉफी मिल गई हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे थे। हम सच में घर जा रहे हैं? उसने चहकते हुए पूछा और फिर वरदान के जवाब का इंतजार किए बिना ही खुशी के मारे उछल पड़ी थी। हम अभी आंटी को बताकर आते हैं, हम बस अभी आए। और इससे पहले कि वरदान उसे रोक पाता या अपनी बात पूरी कर पाता, वर्तिका हवा के झोंके की तरह कमरे से बाहर भाग गई थी। वरदान वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। भले ही बाहर सियासी दंगल मचा हो, पर उसे खुशी थी कि उसने अपनी जिद्दी सेक्रेटरी के चेहरे पर वो मुस्कान वापस ला दी थी जो हमेशा उसके चेहरे पर चमकती रहती थी। उसने एक बार फिर शीशे में अपना अक्स देखा, अपनी शर्ट के कफ्स ठीक किए और बुदबुदाया, चलो मिस्टर शेखावत, अब दुनिया को उनकी असली जगह दिखाने का वक्त आ गया है। सचिवालय और हाईकमान की टेंशन एक तरफ और वरदान के दिल का सुकून एक तरफ। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को इस सियासी जंग के लिए तैयार करने लगा था। नीचे हॉल में सुलोचना जी ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया था। जैसे ही उन्हें पता चला कि वरदान वर्तिका को उसके मायके छोड़ने जा रहा था, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उन्होंने तुरंत नौकरों को हिदायत दी और पगफेरे की रस्म के मुताबिक शगुन के थाल, मिठाइयाँ और कीमती तोहफे गाड़ी की डिग्गी में रखवा दिए थे। तभी सीढ़ियों से वर्तिका नीचे उतरी। उसने गुलाबी रंग की एक बेहद खूबसूरत जरी वाली साड़ी पहनी थी। माथे पर लंबी लाल बिंदिया, काले में मंगलसूत्र और आंखों में अपने घर जाने की वो बेपनाह खुशी। वह बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी, पर उसकी आंखों की शरारत अब भी वैसी ही थी। वरदान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी लिटिल रैबिट आज सच में उसकी दुनिया की सबसे खूबसूरत हकीकत लग रही थी। चलें? वरदान ने अपनी कार की चाबियां घुमाते हुए पूछा। आज उसने ड्राइवर को मना कर दिया था। वह ये वक्त सिर्फ अपनी बीवी के साथ बिताना चाहता था। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। वरदान पूरी गंभीरता से ड्राइव कर रहा था, लेकिन वर्तिका
वह तो जैसे पिंजरे से आजाद हुई चिड़िया थी। वह सीट पर उछल उछल कर उसे रास्ता बता रही थी। सर सर इधर से लीजिए, यहाँ से शॉर्टकट है। देखिए वो सामने मेरा कॉलेज है, और वो जो बड़ा सा मैदान दिख रहा है ना, वहाँ हम शाम को बैडमिंटन खेलते थे। वर्तिका लगातार बोले जा रही थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक मोमोज के ठेले पर पड़ी। ओह माय गॉड, मोमोज! आंटी के हाथ के मोमोज। सर ये वाले मोमोज पूरे शहर के बेस्ट हैं। वह छोटे बच्चों की तरह तालियां बजाने लगी थी। वरदान ने साइड मिरर से उसके चेहरा देखा। वो खुशी, वो बेफिक्री। वरदान के दिल में अचानक एक अनजाना सा डर बैठ गया था। उसे लगा कि कहीं ये खुशी अस्थायी तो नहीं, कहीं ये मासूमियत उसे छोड़कर चली गई तो। वर्तिका, वरदान की आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी? वर्तिका ने अपनी चहकती हुई बातें रोकी और वरदान को अजीब नजरों से घूरते हुए देखा। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? और आपने कुछ कहा क्या? वरदान ने अपनी नजरें सड़क पर ही रखी, पर उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई थी। वो समझ चुका था कि वर्तिका ने उसकी बात नहीं सुनी है। खुद को संभालते हुए उसने उसे देखा और बोला, देख रहा हूं। वरदान ने धीमे से कहा, सोच रहा हूं कि मैंने तुम जैसी लापरवाह, गैर जिम्मेदार और जरूरत से ज्यादा बोलने वाली लड़की में ऐसा भी क्या देख लिया कि मैंने तुमसे शादी कर ली। वर्तिका का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और कंधे उचकाकर बोली, हाँ तो खुद की मर्जी से ही की थी। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा और वरदान की तरफ तिरछी नजरों से देखा। मैं तो अच्छी खासी कर रही थी दूसरे से शादी, कौन बोला था बीच में आने को? वर्तिका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक वरदान की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई थीं। उसके कानों में वही शब्द गूंजने लगे थे, दूसरे से शादी। जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर दबे हुए पुराने जख्म को नाखूनों से कुरेद दिया हो। उसकी सांसें एक पल के लिए अटक गई थीं, जैसे किसी ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को छू लिया हो। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और अगले ही पल सड़कों पर टायर के घिसने की एक कानफोड़ू आवाज गूंजी। वरदान ने पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी, जिससे वर्तिका का सिर लगभग डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। वर्तिका का दिल हलक में आ गया था। उसने घबराकर वरदान की तरफ देखा। वरदान का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी आंखों में वह पुरानी लालिमा और वह खौफनाक जुनून वापस लौट आया था, जो कल रात कमरे में दिखा था। उसकी मुट्ठियां स्टीयरिंग व्हील पर इतनी कसी हुई थीं कि उसके पोर सफेद पड़ गए थे। सर! वर्तिका की आवाज कांपी। उसे पल भर में एहसास हो गया कि उसने मजाक मजाक में कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने वरदान के उस अतीत को और उस असुरक्षा को छेड़ दिया है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। वर्तिका ने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ छूना चाहा। सुनिए, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस। हाथ हटाओ अपना। वरदान ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज में वह चीख नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बर्फीली ठंडक थी जो हड्डियों को जमा दे। उसने बिना उसकी तरफ देखे दांत पीसते हुए कहा, उतरिए, आपका घर आ गया है। वर्तिका ने खिड़की से बाहर देखा। वो उसके घर की गली के मोड़ पर ही थे। सर प्लीज सुनिए तो, हम मजाक कर रहे थे। हम मैंने कहा उतरिए। वरदान इस बार दहाड़ा। उसका गला रुंध गया था, पर आंखों में सिर्फ नफरत और कड़वाहट दिख रही थी। उसे लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले वह जिस लड़की के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था, वह अभी भी किसी और के ख्यालों में थी। वर्तिका की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी बात इस हसीन सफर को ऐसे नर्क में बदल देगी। उसने रोते हुए वरदान का हाथ छूने के लिए आगे बढ़ाया, पर वरदान पहले ही हाथ झटक कर गाड़ी से उतर गया था। वर्तिका भी वरदान का चेहरा देखकर समझ गई थी कि अब बहस करना बेकार है। वह कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर उतर आई थी। जैसे ही वह नीचे उतरी, वरदान ने गाड़ी से बाहर निकलकर डिग्गी खोली। उसने सुलोचना जी के रखे हुए वे सारे शगुन के थाल और पगफेरे का सामान बिना किसी नजाकत के बाहर खड़े गार्ड्स के पास पटक दिया था। सर, एक बार हमारी बात। वर्तिका रोते हुए उसके करीब आई। वरदान ने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली थी। उसने गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि उसकी गूंज पूरी शान गली में सुनाई दे रही थी। उसने गाड़ी बैक की और एक तेज रफ्तार के साथ वहां से ओझल हो गया था, पीछे सिर्फ धूल का गुबार और रोती हुई वर्तिका को छोड़कर। गाड़ी चलाते हुए भी उसका पैर एक्सीलेटर पर था, पर दिल वहीं उस मोड़ पर छूट गया था। एक पल के लिए उसने रियर व्यू मिरर में देखा, जैसे उम्मीद हो कि वर्तिका भी उसे रोक लेगी, पर वर्तिका वहीं खड़ी रही थी। उसकी गुलाबी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था, पर उसके चेहरे की वो खुशी अब आंसुओं के समंदर में डूब चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने घर वालों को क्या जवाब देगी। वर्तिका उस धूल के गुबार को देख रही थी जहां वरदान की गाड़ी ओझल हुई थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और गालों पर आंसुओं की लकीरें अभी भी ताजा थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस हाल में घर के अंदर कैसे जाएगी। तभी पीछे से एक परिचित और भारी आवाज गूंजी, वर्तिका बेटा, तुम यहाँ अकेली? वर्तिका बुरी तरह चौंक गई थी। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और मुड़कर देखा। उसके पिता इंद्रप्रस्थ जी गेट पर ही खड़े थे। उनकी आंखों में हैरानी
और ढेर सारे सवाल थे। समधन जी का तो फोन आया था कि वरदान भी साथ आने वाले हैं। फिर तुम यहाँ इस मोड़ पर खड़ी क्या कर रही हो, और वरदान जी कहाँ हैं? वर्तिका ने जल्दी से अपनी पलकें झपकाईं ताकि आंसू उसकी आंखों से बाहर न आए। उसने अपने लड़खड़ाते शब्दों को संभाला और बोली, अरे पापा, आप भी ना, आप तो जानते ही हैं अपने दामाद को। भले ही वो अब एक्स सीएम है, पर सचिवालय और कार्यालय की फाइलें उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। अब रास्ते में ही हाई कमान का फोन आ गया था, बहुत ही जरूरी मीटिंग है। वो तो जिद कर रहे थे कि मीटिंग छोड़कर पहले मुझे घर के अंदर छोड़ें, पर मैंने ही कहा कि आप जाइए, काम को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और आप तो खुद उनकी इसी बात के फैन है ना। वर्तिका ये सब बोलते हुए अपनी बाएं कान की लो को बार बार छू रही थी और उसे मरोड़ रही थी। वह एक के बाद एक झूठ बोलती जा रही थी, ये सोचकर कि वे अपने पिता को बेवकूफ बना लेगी। इंद्रप्रस्थ जी खामोश खड़े अपनी बेटी को देख रहे थे। वे अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ थे। उन्होंने गौर किया कि वर्तिका बात करते हुए कम से कम 10 बार अपने कान को हाथ लगा चुकी थी। यह उसकी बचपन की आदत थी। जब भी वह कोई बहुत बड़ा झूठ बोलती या कुछ छुपाती, उसका हाथ खुद ब खुद उसके कान तक पहुंच जाता था। इंद्रप्रस्थ जी की नजरों में उदासी छा गई थी। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी की आंखों में ये लाली खुशी की नहीं, बल्कि किसी गहरे दर्द की है। उन्हें वह मंजर भी याद आ गया था जब हॉस्पिटल में वरदान ने उन्हें हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकाल दिया था। काम को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं। सही कहा तुमने, इंद्रप्रस्थ जी ने धीमे से कहा, पर उनके लहजे में एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने आगे बढ़कर वर्तिका के सिर पर हाथ रखा। पर बेटा, काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनों को बीच सड़क पर इस तरह छोड़कर जाना, यह राजनीति की कौन सी किताब में लिखा है? वर्तिका की आंखों में फिर से आंसू तैरने लगे थे, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया था। पापा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस। चलो अंदर चलो। इंद्रप्रस्थ जी ने सामान की ओर इशारा किया जो वरदान ने लापरवाही से गार्ड के पास पटका था। तुम्हारी माँ और आस्था अंदर इंतजार कर रही हैं। वर्तिका ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और बिल्कुल पुरानी वाली चहक के साथ बोली, हाँ पापा चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। रास्ते में वो मोमोज वाली आंटी को देखकर तो मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। इंद्रप्रस्थ जी जानते थे ये चहक महज एक मुखौटा है, पर उन्होंने उसे टोका नहीं था। जैसे ही वे घर की दहलीज पर पहुंचे, प्रभाजी हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी थी। अपनी बेटी को अकेले देखकर उनका ममता भरा दिल उदास हो गया था, पर उन्होंने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी थी। आरती उतारते ही उन्होंने वर्तिका को सीने से लगा लिया। वर्तिका ने अपनी माँ की खुशबू महसूस की और उसकी आंखें फिर से भर आई थीं, पर उसने फौरन खुद को संभाला। देखो माँ, ज्यादा इमोशनल मत होना, वरना मैं सच में रो दूंगी। प्रभाजी ने उसकी पीठ थपथपाई और प्यार से उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, ज्यादा नखरे मत कर, घर में ग्लिसरीन की बोतल खत्म हो गई है, तू रोएगी भी तो आंसू नहीं निकलेंगे। प्रभाजी के इस मजाक पर वर्तिका खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, पर उस हंसी के पीछे का दर्द सिर्फ उसके पिता की आंखें पढ़ पा रही थीं। वहीं दूसरी तरफ वरदान की गाड़ी कार्यालय के बाहर पहुंच चुकी थी। वह पहले से ही बारूद का ढेर बना हुआ था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वहां मौजूद हर एमएलए अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। वरदान के चेहरे पर पसरा हुआ वह जानलेवा गुस्सा देखकर हॉल में सन्नाटा छा गया था। वरदान सीधा जाकर हाईकमान के सामने वाली सबसे मुख्य कुर्सी पर बैठ गया था। उसकी नजरें सामने बैठे सत्यप्रकाश पर पड़ी, जिसके चेहरे पर एक कुटिल और विजयी मुस्कान थी। वरदान ने अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाईं, मानो किसी की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। तभी एक निष्ठावान एमएलए ने बोलना शुरू किया, सर, जब से आपने बागडोर छोड़ी है, राज्य की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सरकारी महकमों में घूसखोरी और आलस से पैर पसार रहा है। जनता फिर से शेखावत सरकार की मांग कर रही है। तभी दूसरी तरफ से सत्यप्रकाश का एक पिट्ठू एमएलए व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन सीएम साहब ने तो खुद ही इस्तीफा दिया था ना, तो हम ऐसे इंसान को दोबारा कुर्सी कैसे सौंप सकते हैं जो अपनी निजी जिंदगी और जज्बातों के लिए जनता को बीच मझधार में छोड़ दे? क्या गारंटी है कि कल फिर से ये अपनी बीवी या अपनी जिद के लिए सरकार दांव पर नहीं लगा देंगे? सत्यप्रकाश की मुस्कान और गहरी हो गई थी। उसे लगा कि उसने वरदान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वरदान धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसने अपनी मेज पर रखे पेपर वेट को हाथ में लिया और उसे इतनी तेज आवाज के साथ मेज पर पटका कि पूरा हॉल गूंज उठा था। उसने झुककर सीधे उस एमएलए की आंखों में देखा और बोला, मेरी निजी जिंदगी और मेरी कुर्सी दोनों को संभालने का हुनर मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। मैं कुर्सी पर नहीं हूं, फिर भी जनता मुझे वापस लाने की मांग कर रही है। और आप तो कुर्सी पर हैं, फिर भी शायद भूल गए हैं कि कल आपका स्वागत किस तरह से हुआ था आपके अपने क्षेत्र में। वरदान की आवाज में वह धार थी जो भेड़ियों का मुंह बंद कर देती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब ठंडी मुस्कान तैर गई थी। उसने मेज पर झुककर सीधे सत्यप्रकाश की आंखों में देखा, जो अपनी बगल वाली जेब में वरदान की वो मेडिकल रिपोर्ट दबाए बैठे थे।
जिसे वे अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहे थे। वरदान ने शांत लेकिन बुलंद आवाज में कहा, इतनी बहस करने की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद प्रस्ताव रखता हूँ कि सत्यप्रकाश जी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। जनता उनका काम देखेगी तो शांत हो जाएगी। पूरे हॉल में जैसे बिजली गिर गई थी। निष्ठावान विधायक हक्के बक्के रह गए थे और सत्यप्रकाश के गुट के लोग अपनी जीत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सत्यप्रकाश की मुट्ठियां भिज गई थीं। उनके हाथ में मौजूद उस मेडिकल रिपोर्ट का कागज उनके गुस्से की पकड़ से मुड़ने लगा था। उन्हें लगा था कि वो वरदान को मजबूर करेंगे, उसे जलील करेंगे, पर वरदान ने तो खुद ही बाजी पलट दी थी। वरदान ने कुर्सी की पुश्ते टिकते हुए ठंडे स्वर में कहा, वोटिंग शुरू कीजिए। देर किस बात की? प्रक्रिया शुरू हुई। एक एक करके पर्चे गिरने लगे। जब नतीजे आए तो उम्मीद के मुताबिक सत्यप्रकाश के पक्ष में भारी बहुमत था। वरदान ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पार्टी के अंदर छिपे गद्दारों के चेहरे साफ हो रहे थे। उसने मनी मन कहा, काफी दुश्मन पाल रखे हैं। पार्टी के अंदर हाईकमान ने खड़े होकर घोषणा की, बहुमत सत्यप्रकाश जी के साथ है। ठीक है, तो आज से ठीक 2 दिन बाद सत्यप्रकाश जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। वरदान अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में वही शातिर चमक थी, जैसे वह हार की नहीं, किसी के आखिरी दिनों की गिनती कर रहा हो, और शालीनता से हाथ मिलाते हुए बोला, बधाई हो सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, सोचा नहीं था वरदान कि तुम इतनी आसानी से हार मानकर पीछे हट जाओगे। वरदान की आंखों में एक खतरनाक चमक कौंधी। उसने सत्यप्रकाश के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी मुस्कान दी जिससे सामने वाले की रूह कांप जाए। उसने धीमी आवाज में कहा, आप हमारे प्यारे चाचा जी हैं, तो सोचा मरने से पहले आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर दूं। आखिर दुआएं भी तो लेनी होती हैं। इससे पहले कि सत्यप्रकाश जी को समझ पाते या पलटकर वार करते, वरदान ने एक झटके में उन्हें खुद से दूर किया। चेहरे पर वही डेविल स्माइल लिए वे अपने कोट के बटन बंद करते हुए बड़े रौब के साथ हॉल से बाहर निकल गया था। पीछे छोड़ गया तो बस सन्नाटा और सत्यप्रकाश जी के चेहरे पर उभरी एक अनजानी दहशत। जैसे ही वरदान हॉल के भारी दरवाजों को धकेलकर बाहर निकला, सामने सूर्य प्रताप जी उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने वरदान का रास्ता रोका और कड़कती आवाज में कहा, हम समझ नहीं पा रहे वरदान, तुम आखिर क्या कर रहे हो? राजनीति की किताब में हमने एक ही बात सीखी है, अपनी जगह कभी खाली नहीं छोड़ते, वरना कुर्सी के ये भूखे भेड़िए जनता का खून पीने को तैयार बैठे रहते हैं। आज तुमने सिर्फ बाजी नहीं मारी, तुमने हमें निराश किया है। वरदान ने एक गहरी सांस ली, मानो वे अपनी थकान मिटा रहा हो। उसने सूर्य प्रताप के कंधे पर हाथ रखा और बेहद शांत स्वर में कहा, खुद पर नहीं तो कम से कम अपने भाई सत्यप्रकाश जी पर तो भरोसा रखिए। वह इस राज्य के लिए एक बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री साबित होंगे। बोलते बोलते वरदान की नजरें तिरछी हुईं। उसने देखा कि पिलर के पीछे खड़ा सत्यप्रकाश का वफादार चमचा उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा है। वरदान के चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान वापस आ गई थी। वह थोड़ा और जोर से बोला ताकि उसकी आवाज उस जासूस तक पहुंच जाए, और वैसे भी आप तो जानते ही हैं, हमारी अभी अभी शादी हुई है। वर्तिका के साथ बिताया गया हर लम्हा इस सूखी राजनीति से कहीं ज्यादा कीमती है हमारे लिए। अब मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता हूँ। मुझे अब इस कुर्सी और राज्य के झमेलों से कोई मतलब नहीं। मुझे बस अपनी गृहस्थी संभालनी है। ये कहकर वरदान ने अपना चश्मा चढ़ाया और सूर्य प्रताप जी को हैरान छोड़कर बड़े रौब के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ वर्तिका के घर में आस्था उसे लगभग खींचते हुए ऊपर के कमरे में ले गई थी। जैसे ही कमरा बंद हुआ, आस्था ने मस्ती में वर्तिका को बेड पर धक्का दिया और खुद भी उसके ऊपर गिरने ही वाली थी कि वर्तिका चीख पड़ी थी, अरे संभल के गधी, गोली लगी है मुझे, जख्म भी भरा नहीं है। वर्तिका ने कराहते हुए अपना कंधा पकड़ा। आस्था ने एक झटके में खुद को रोका और तिरछी नजरों से वर्तिका को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ अपने बाल पीछे किया और चहकते हुए बोली, हाय, लग तो नहीं रहा कि तुझे कहीं दर्द है, खासकर तेरे इन गुलाबी होठों की लाली और गर्दन पर ये जो हल्के निशान दिख रहे हैं ना, उफ, इन्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि सीएम सर को तुझ पर जरा भी तरस आ रहा था। वर्तिका का चेहरा पल भर में साड़ी के पल्लू जैसा लाल हो गया था। उसने घबराकर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और हकलाते हुए बोली, कि क्या क्या बकवास कर रही है? हमें तो फाउंडेशन से सब छुपाया था, फिर तुझे कैसे? वर्तिका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आस्था ठहाका मारकर हंस पड़ी थी। मतलब मेरा शक सही था। वर्तिका को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने खुद ही सच उगल दिया है। उसने चिढ़कर पास रखा तकिया उठाया और आस्था को दे मारा था। तू ना हमेशा हमें अपनी बातों में फंसा लेती है, बहुत बदतमीज हो गई है तू। दोनों बेड पर तकियों से लड़ने लगी थी, पर उस हंसी के बीच भी वर्तिका के मन में वरदान की वो नफरत भरी आंखें किसी कांटे की तरह चुभ रही थीं। शाम की करीब 4 बज रहे थे।
ढलते सूरज की सुनहरी किरणें शांति वाटिका के बगीचे में बिछी हुई थीं। लेकिन घर के अंदर का माहौल किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा भारी था। वर्धान की काली रेंज रोवर जब बरामदे में आकर रुकी तो टायरों की आवाज सुनकर सुलोचना जी तुरंत बाहर निकल आई थी। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि बहू घर आ गई होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वर्धान को अकेले उखड़े हुए अंदाज में गाड़ी से बाहर निकलते देखा, उनका माथा ठनक गया था। वर्धान ने बिना किसी की तरफ देखे अंदर कदम बढ़ाए ही थे कि सुलोचना जी ने बीच रास्ता रोकते हुए सख्ती से पूछा, वर्धान, ये क्या तरीका है? तुम अकेले वापस आ रहे हो, हमारी वर्तिका कहाँ है? वर्धान के कदम वहीं जम गए थे। सुलोचना जी का हमारी वर्तिका कहना उसे अंदर तक चुभ गया था। पल भर में उसके कानों में वर्तिका की वही आवाज गूंज उठी थी, हाँ तो खुद की मर्जी से ही की थी, कौन बोला था बीच में आने? मैं तो अच्छी खासी कर रही थी दूसरे से शादी। उसका खून खौल उठा था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने अपनी माँ की नजरों से नजरें चुराते हुए रूखे स्वर में कहा, हमें नहीं पता कि वह कहाँ है, और ना ही हमें अब उसके बारे में बात करनी है। वह अपने घर गई हैं, वहीं रहेंगी। सुलोचना जी हैरान रह गई थी वर्धान की बात सुनकर। जहां कल तक वर्धान उसे मायके भेजने तक को तैयार नहीं था, अब गुस्से में उसे वहीं छोड़ाया था। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन बेटा, भगफेरे की रस्म। सुलोचना जी की बात काटते हुए वर्धान सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया था। कमरे में पहुंचकर उसने झटके से अपना कोट उतारा और बेड पर फेंक दिया था। उसका हाथ खुद ब खुद उसके फोन की तरफ गया। उसने स्क्रीन ऑन की, कोई मिस कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। उसका पारा और चढ़ गया था। एक बार, सिर्फ एक बार कॉल करके अपनी सफाई तो दे सकती थी, लेकिन नहीं, उसे तो फिक्र ही नहीं है मेरी। वह दांत पीसते हुए खुद से ही बड़बड़ाया। प्रधान ने गुस्से में अपना फोन बेड पर पटका और शर्ट के बटन खोलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। ठंडे पानी की बौछार के नीचे खड़े होकर भी उसके दिमाग में वर्तिका की वही बात किसी आग की तरह दहक रही थी। उसे लग रहा था वह जिसे अपनी पूरी दुनिया मानने लगा था, उसके लिए वह शादी महज एक रुकावट थी। दूसरी तरफ वर्तिका के घर में माहौल पूरी तरह अलग था। रात के 9 बज चुके थे। वर्तिका बार बार अपने कमरे की खिड़की से नीचे सड़क की ओर देख रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और हाथ में पकड़ा हुआ फोन अब भारी लगने लगा था। उसे याद था कि वर्धान ने वादा किया था कि शाम को वो उसे लेने आएगा और वह चुपचाप उसके साथ शांति वाटिका लौट जाएगी। पर 4 घंटे ऊपर बीत चुके थे और वर्धान का कहीं पता नहीं था। आज था जो काफी देर से वर्तिका की बेचैनी नोट कर रही थी, कमरे के दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। उसने अपनी सहेली की हालत देखी और हैरानी से पूछा, सुनो नई नवेली दुल्हन, क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? वर्धान जी का अभी तक कोई अता पता नहीं है और तू यहाँ ऐसे टहल रही है जैसे पिंजरे में बंद शेरनी। वर्तिका ने एक गहरी और हताश सांस ली। उसने खिड़की का पर्दा गिराया और बेड पर बैठते हुए बोली, नहीं यार, झगड़ा नहीं, बस वो हमारी जुबान थोड़ा फिसल गई थी। मजाक मजाक में कह दिया कि हम तो किसी दूसरे से शादी कर रहे थे, आपने बीच में आकर क्यों की? आस्था की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। क्या तू पागल है क्या वर्तिका? उन सख्त मिजाज आदमी के सामने तूने ऐसी बात कह दी? वही तो, वर्तिका ने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा। अब बस उसी बात पर हमारे महामहिम वर्धान सिंह शेखावत ने घड़े जैसा मुंह फुला लिया है। आस्था ने अपनी हंसी रोकते हुए उसे टोका, घड़े जैसा? यार, लोग तो कहते हैं गुब्बारे जैसा मुंह फुलाना, ये घड़ा कहाँ से आ गया? वर्तिका ने चिढ़कर अपनी बाहें सिकोड़ी और गंभीरता से जवाब दिया, देख आस्था, तूने शायद उनके चेहरे के एक्सप्रेशन गौर से नहीं देखे। वो हमेशा पत्थर की तरह सख्त रहते हैं। अब जिसका चेहरा ही पत्थर जैसा हो, उसका मुंह फूलेगा तो वो गुब्बारे जैसा मुलायम थोड़ी होगा, वो तो घड़े जैसा सख्ती होगा ना। वर्तिका की बात सुनकर आस्था के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई थी, लेकिन वर्तिका अपनी ही धुन में खोई हुई थी। उसने बेड पर पड़ा एक कुशन गोद में रखा और उस पर ठुड्डी टिकाते हुए खिड़की की ओर देखने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब उसने धीरे से कहा, पता है आस्था, वो जब हंसते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर की मूरत में जान डाल दी हो। पर उनका गुस्सा भी हमेशा उनके नाक पर ही बैठा रहता है। छोटी सी बात हुई नहीं कि बस अपनी तेवर वाली भौहें सिकोड़ लेंगे। वर्तिका ने हल्का सा खिलखिलाते हुए आगे कहा, कभी कभी तो वो मुझे इतना डराते हैं कि मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, पर अगले ही पल जब मैं उन पर बरसने लगती हूँ तो वो चुपचाप मेरी डांट भी सुन लेते हैं। आस्था, जो अब तक चुप थी, बड़े गौर से वर्तिका को देख रही थी। उसे याद आया कि कुछ ही समय पहले तक वर्तिका वर्धान सिंह शेखावत का नाम सुनते ही चिढ़ जाती थी। उसे उस इंसान के सख्त मिजाज और यहाँ तक कि उसकी परछाई से भी चिढ़ थी। लेकिन आज
उसी इंसान की बुराई करते करते वर्तिका के चेहरे पर जो सुकून और खुशी थी, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। आस्था ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और मजाक उड़ाते हुए बोली, ओए, तू वही वर्तू है ना जिसे शेखावत नाम से एलर्जी थी? अब तो तू उनके गुस्से में भी प्यार ढूंढ रही है और उनकी डांट सहने की अदा पर फिदा हो रही है। मैडम, आपको पता भी है कि आप उनके बारे में बात करते हुए कितनी खुश लग रही हैं? वर्तिका ने जैसे ही ये सुना, उसका चेहरा अचानक लाल पड़ गया था। उसने तुरंत नजरें चुराई और तकिए में मुंह छिपाते हुए बुदबुदाई, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बता रही थी। मुझे सच में अब भी डर लग रहा है। उन्हें फिर से गुस्सा आ गया तो जाने क्या करेंगे। रात के 11:30 बज चुके थे। वर्तिका ने एक आखिरी बार उम्मीद भरी नजरों से अपना फोन चेक किया। वही सन्नाटा, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। गुस्से और दुख की एक मिलीजुली लहर उसके अंदर उठी। उसने झटके से अपनी भारी गुलाबी साड़ी उतारी और उसे बेड पर पटक दिया था। आने दीजिए, हम भी उनसे बात नहीं करने वाले। हम यहाँ इंतजार में बैठे हैं और उन्हें अपनी ईगो से फुर्सत नहीं है। वह बुदबुदाई। उसने अलमारी से अपनी आरामदायक ढीली नाइट शर्ट और शॉर्ट्स निकाले और पहन लिए थे। गीले बालों का जूड़ा बनाया और लाइट बंद करके चादर तानकर लेट गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर तकिए के नीचे दबा उसका हाथ अब भी फोन की थरथराहट का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शांति वाटिका के आलीशान कमरे में वरदान की हालत बिगड़ रही थी। घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंच रही थी और उसे महसूस हो रहा था जैसे कमरे की दीवारें उसे निकलने आ रही हों। जिस कमरे में उसने किसी को आने की इजाजत तक नहीं दी थी, वहां अपनी लिटिल रैबिट को ना देख उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए, बालकनी में जाकर ठंडी हवा लेने की कोशिश की, पर सब बेकार था। उसे एहसास हुआ कि वह वर्तिका को देखे बिना, उसकी चहक सुने बिना चैन की सांस तक नहीं ले पा रहा था। उसका वह गुस्सा अब खौफनाक जुनून में बदल चुका था। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और तूफान की रफ्तार से घर से निकल गया था। हर किलोमीटर के साथ उसका गुस्सा टूट रहा था और डर जीत रहा था। वहीं वर्तिका के घर के लिविंग रूम में आस्था अब भी जाग रही थी। वह अपनी फाइल्स में डूबी हुई थी। 2 दिन बाद होने वाली एक बड़ी शादी की डेकोरेशन फाइनल कर रही थी। एक सफल वेडिंग प्लानर होना उसके लिए सिर्फ करियर नहीं, बल्कि अपनी सौतेली माँ के तानों से बचने का एक रास्ता था। उसका ज्यादातर वक्त वर्तिका के मम्मी पापा के साथ ही बीतता था, जहाँ उसे असली परिवार का प्यार मिलता था। वो कई कई दिन तक अपने घर भी नहीं जाती थी और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी थी। अभिज्ञान का मैसेज था। आस्था की धड़कन एक पल के लिए रुकी। उसने तुरंत कॉल बैक किया, अभी जी, इतनी रात को मैसेज, सब ठीक तो है? आस्था, क्या तुम 2 मिनट के लिए नीचे आ सकती हो? अभिज्ञान की आवाज में एक अजीब सी खामोश तड़प थी। क्यों इस वक्त? आस्था ने उलझन में पूछा। मुझे वर्तिका के बारे में कुछ बात करनी है, प्लीज। आस्था ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि शायद अभिज्ञान अब भी वर्तिका को भुला नहीं पाया है और इसीलिए इतनी रात को यहाँ आया है। उसने देखा कि वर्तिका गहरी नींद में है। वहीं दरवाजे पर वरदान दरवाजे के बाहर कुछ सेकंड खड़ा रहा। उसका हाथ नॉक करने के लिए उठा, फिर रुक गया था। हक जताती है और बिना मेरे सो भी जाती है, उसने हल्की सी कड़वाहट से सोचा, पर उसकी आंखों में वही बेचैनी थी। तभी आस्था दबे पांव नीचे गई और जैसे ही उसने घर का मुख्य दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए थे। सामने अभिज्ञान नहीं, बल्कि वरदान शेखावत खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जो आस्था ने पहले कभी नहीं देखी थी। इससे पहले कि आस्था कुछ पूछ पाती या विज्ञान का जिक्र करती, वरदान ने बेहद भारी और दबी हुई आवाज में पूछा, वर्तिका कहाँ है? आस्था ने वरदान का वह गुस्से और तड़प से भरा चेहरा देखा तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह कोई सवाल करे। उसने बस चुपचाप ऊपर की मंजिल की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। वरदान बिना एक शब्द बोले शेर की तरह कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया था। पीछे खड़ी आस्था बस यही सोच रही थी, अगर ये वरदान सर हैं तो फिर अभिज्ञान का मैसेज। अभी वो सोच ही रही थी कि पीछे से अभिज्ञान भी मुस्कुराते हुए दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया था और बोला, आपने कहा था कि हमें भगवान ने क्यूपिड बनाया है, तो बस वही जॉब कर रहे हैं। आस्था उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दी थी। वहीं वरदान के कदम सीढ़ियों पर भारी थे, लेकिन दिल की धड़कनें उससे भी तेज। जैसे ही वह वर्तिका के कमरे के सामने पहुंचा, उसने बिना आवाज किए दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर उसे अंदर से लॉक कर दिया था। कमरे में हल्का अंधेरा था, बस खिड़की से आती चांदनी
वर्तिका के चेहरे पर पड़ रही थी। वरदान ने उसे नाइट शर्ट और शॉर्ट्स में सुकून से सोते हुए देखा। उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी सांसों की धीमी लय को देखते ही वरदान के सीने की वह घुटन, वह सांस लेने की तकलीफ अचानक दूर होने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी ऑक्सीजन इसी कमरे में, इसी लड़की के पास थी। वह बस उसे एकटक निहारता रहा, जैसे अपनी आंखों के जरिए अपनी रूह को सुकून पहुंचा रहा हो। तभी नींद में डूबी हुई वर्तिका को कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने झटके से आंखें खोली और अंधेरे में एक चाय को अपने करीब खड़ा देख बुरी तरह डर गई थी। कौन? वर्तिका के गले से एक दबी हुई चीख निकलने ही वाली थी कि वरदान ने फुर्ती से उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.